वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन एक बार फिर से दुनिया भर के बाजारों से है अच्छे संकेत और हाफ सेंचुरी मारता हुआ एग्जिट निफ्टी। लेकिन क्या मजबूत खुलने के बाद कुछ और बढ़ पाएंगे, टिक पाएंगे या फिर कल ही की तरफ फिसलेंगे? कैसी होगी ओपनिंग, कैसा रहेगा दिन भर का ट्रेड और कहाँ होगी क्लोजिंग? ये ढेर सारे सवाल है, तैयार है जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पे हो जाइए तैयार। वीकली एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट डेटा हमारे बाजार में और इंपॉर्टेंट डेटा ग्लोबल मार्केट्स में भी आने वाला है। आज तो डेटा वाला दिन है, डेटा वाला दिन है बिल्कुल। और महंगाई के आंकड़े अमेरिका में हमारे हैं और नतीजे आने वाले। तो आइए पहले देख लेते हैं आज कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर हमें आगे बढ़ना है। अमेरिका में तेजी हुई है और भरपूर तेजी हुई है। 350 अंक डाउ तो 200 अंक नैस्डैक कूदा है और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर हुआ बंद। नतीजों के लिए आज से आज आईटी कंपनियों के लिए और बाजार के लिए अहम दिन है। इन्फोसिस और एचसीएल टेक नतीजे पेश करेंगे, लेकिन बाजार बंद होने के बाद, यानी कि कल सुबह आपको इन पर रिएक्शन देना है। कल सुबह आपको दो और आंकड़ों पर रिएक्शन देना है। वो है आज आने वाले दिसंबर के महीने के महंगाई के आंकड़े और नवंबर महीने के आईआईपी के आंकड़े। और ये दोनों भी जैसा कि आपको पता है बाजार बंद होने के बाद आएंगे। एक और बड़ा आंकड़ा जो आएगा बाजार बंद होने के बाद हमारे और अमेरिका में आज रात को महंगाई का, उस पर भी हम कल रिएक्शन देंगे। लेकिन इस बीच ग्रॉस डायरेक्ट कलेक्शन लक्ष्य के पार पहुंचता हुआ दिखा है, करीबन 15 लाख करोड़। नेट कलेक्शन भी जो पूरा लक्ष्य उसका 87% आ चुका है, यानी कि ये भी टारगेट के पार निकलने की पूरी तैयारी है। यानी कि सरकार का खजाना पूरा भरा हुआ है। आई एम श्योर वित्त मंत्री जी बजट बनाने के पहले दीप इस खजाने की तरफ नजर तो रखेगी। आई थिंक डालना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा मतलब उस खजाने में से आपकी पॉकेट में आए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ हो जाए, होना चाहिए ना, प्लीज करवा दीजिए। होना चाहिए भाई। देखो 25% अगर टैक्स रेट आपकी कॉर्पोरेट्स की है और कुछ केस में तो और भी कम है। तो इंडिविजुअल्स की टैक्स रेट भी थोड़ी हाईएस्ट वाली 42-43% जो है लोगों की वो चुभती है, थोड़ी वो चुभती है। थोड़ा कम करना चाहिए। और चलिए बहुत ज़्यादा पैसे वालों की ना भी कम करे तो कम से कम जिनकी इनकम बहुत कम लेवल पर है उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है। दो वजह से, एक महंगाई बहुत बढ़ चुकी है तो आप अगर वही 2 साल 3 साल पहले जो आपका बजट था वो 25 से 30% घर का ऑटोमेटिकली वैसे ही बढ़ चुका है। तो एक उन्हें रिलीफ देने की जरूरत है। दूसरी बात है कि जनरली जब आप 5 से 15-20 लाख रुपए की रेंज वाली कमाई वाले जो लोग हैं उनको रिलीफ देते हो, सीधा सीधा इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। वो पैसा कंजम्पशन में जाता है, खर्चा होता है, वो बचाने में काम नहीं आता। बचाने में तो जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले वही बचाते हैं कि मतलब जितना ज़्यादा पैसा उतनी चपाती कम खानी है ना। तो वैसा हाल है। और उस खर्चा तो होता नहीं है, सेविंग ही बढ़ती। तो कम से कम पैसे वालों का भी वैसे बढ़ाएं तो अच्छी बात है, घटाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जो एकदम लोअर एंड पे 5 से 15-20-25 लाख रुपए की रेंज वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनका टैक्स अगर घटे ना तो इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम करेगा। लेट्स सी क्या होता है। बस खजाना भरा हुआ है सरकार का, ये बात बिल्कुल। खजाना दोनों तरफ टैक्स आ रहा है। इधर देखो आराम से 600 बिलियन लेकर बैठे हैं फॉरेक्स रिजर्व, मतलब जबरदस्त है। बजट की थीम इसलिए रखी शाइनिंग इंडिया, दिख ही रहा है बिल्कुल। तो चलिए, अच्छा डेटा है, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज कुछ और इकोनॉमी से जुड़े डेटा भी आएंगे, उस पर भी राय लेते हैं सर। और यूएस में भी डेटा आने वाले, उस पर भी एक बार बात करते हैं। एक्चुअली सर समझाइए यूएस में चल क्या रहा है। ये तो हमने मान लिया कि चलिए उनका इन्फ्लेशन डेटा और इस बार गिर कर आ सकता है, बट इतना ऑप्टिमिज्म कहाँ से आ गया सर? 4 दिन में देखिए नैस्डैक कितना भाग चुका है, ऑलमोस्ट 7-8% की तेजी नैस्डैक से आ रहा है। नैस्डैक से आ रहा है। हाँ, एक्चुअली डाउ नैस्डैक को देख के बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है इस बार। मतलब पहली बार ही लंबे समय में ऐसा देखने को मिला कि लीडरशिप नैस्डैक से है। राइट। सो नैस्डैक 4 दिनों से बढ़ रहा है। ऐसे देखा जाए तो दीप कोई बढ़ने के खास कारण नहीं है। कल बढ़ने के कारण जो बताए जा रहे हैं वो कि भाई महंगाई थोड़ी सी काबू में आ सकती है, उसके घटने के संकेत आ सकते हैं। इस वजह से अमेरिकी बाजारों में तेजी हुई है, अच्छी बात है। सारे के सारे 11 सेक्टर्स बढ़े हैं। आईटी शेयरों की लीडरशिप से नैस्डैक बढ़ा है, तो वो ठीक है, अपनी जगह अच्छा है। लेकिन ओवरऑल देखिए अमेरिकी बाजारों में वही रेंज बाउंड ट्रेड है। अच्छा, नीचे सपोर्ट के आसपास आएंगे, खरीदारी आ जाएगी, ऊपर रुकावट के आसपास आएंगे, आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। जो कुछ बड़ा होना है दीप वो आज रात के बाद ही होना है। अब होना क्या है, आपकी महंगाई का आंकड़ा आने की उम्मीद है वहां पर 6.5% के आसपास, और पिछले महीने था ये 7.1%, यानी कि 60 बेसिस पॉइंट कम आना चाहिए। अब इस बार अगर ऐसा देखा जाए कि अगर 60 बेसिस पॉइंट एक ही महीने में महंगाई घटती है, ये तो अच्छा संकेत है, लेकिन अनुमान भी वही है।
दिक्कत क्या है, 2 दिनों से अमेरिकी बाजारों के बढ़ने के बाद अगर महंगाई का आंकड़ा थोड़ा भी बढ़कर आ जाए, बढ़कर इन द सेंस कि 7.1% से बढ़कर तो एक्सेप्टेड ही नहीं, वो तो चलेगा ही नहीं जी। लेकिन क्या 6.7 आ गया या 6.8 आ गया तो क्या होगा? फिर से गिरेंगे। और 6.5 ऑलरेडी आप 60 बेसिस, इससे बढ़िया क्या आ जाएगा? इससे बढ़िया क्या आ जाएगा? लेकिन अगर 6.23 आ गया तो, इवन 6.4 भी आ गया तो और भी रॉकेट। सो कल का आज रात का नंबर मतलब हमारे लिए कल बहुत अहमियत वाला है जी। और उस पर अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन भी आएगा। और क्यों आएगा रिएक्शन, वो भी समझने वाली बात है क्योंकि इस आंकड़े के पहले हम ढंग का रिएक्शन, एक डायरेक्शनल जो चाहिए अमेरिकी बाजारों को भी कि भाई मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, बता तो दो। करेक्ट, वो डायरेक्शन मेरे ख्याल से ये महंगाई के नंबर से मिलने वाला है। अच्छा, इसलिए इसलिए आज जो ये नंबर आएगा ये मेक और ब्रेक वाला काम कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं दीप, कोई बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट आज रात अमेरिका में दिखे, वैसा रिएक्शन आ सकता है। नंबर्स में तो है दम। मुझे ये नहीं समझ आ रहा अगर 6.5 आए तो क्या होगा तो फिर हम वापस सुबह के लिए बात कर, अब नया ट्रिगर क्या होगा? फिर है ना। सो आई थिंक नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, मार्केट का रिएक्शन इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। आज ये नंबर पर डिपेंडेंट है। चलिए, आशा तो है कि एक अच्छा कूल ऑफ होना चाहिए। बट फिर भी देखिए अगर 6.5 की उम्मीद है, 6.5 आ भी जाता है, अच्छा माना जाएगा ना। हाँ, ऐसे महंगाई तेजी से घटना कंफर्ट तो दे रहा ना, एटलीस्ट आप जो सोच रहे हो वो तो हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप अति उत्साहित हैं तो ये चाहेंगे कि और कम हो, और थोड़े से मतलब खराब मूड वाले हैं तो बोले ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, मतलब अभी तो 2% तक जाना है ना। तो टारगेट तो 2% बहुत दूर है। तो अपने अपने मन पे आप कैसे देखते हैं, बट ओवरऑल ठीक है। नंबर्स के दम पर आज बड़ा एक्शन अमेरिका में दिखेगा। तो आज हमारी वीकली एक्सपायरी भी है और अमेरिका का बड़ा नंबर भी है, तो आज हमें शांति के साथ पोजीशन मिनिमम लेकर जाना है 3:30 बजे, ये ध्यान रखना है। उसके कुछ और कारण भी है जो हम आगे विस्तार में बात करेंगे। ठीक है सर, तो अमेरिका के इन्फ्लेशन पे तो नजर है। हाँ, हमारा भी इन्फ्लेशन आने वाला है। करेक्ट, और हम तो बदलाव नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 6% के नीचे 5.9% पिछले महीने भी था, इस मतलब नवंबर में भी था, दिसंबर में भी रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। देखो भाई, ऐसा है, इकोनॉमी हमारी है, मार्केट हमारे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन के नंबर भी हमारे हैं और हमारे नंबर जस्ट के तस 5.9% रहेंगे क्योंकि हम पहले डिस्काउंट कर चुके हैं। अगर ये 5.9% वाले अगर 5.7% आ गए तो बहुत अच्छे हैं, 6.2 आ गए तो थोड़े खराब, या 6 के ऊपर आ गए तो फिर ऐसा लगेगा अरे बढ़ कैसे रहा भाई, है ना। लेकिन फिर भी दीप, रिएक्शन तो हमें अमेरिका के नंबर भी देना है क्योंकि मार्केट वहां रिएक्ट करेंगे और उससे हमें करना है। अगर अमेरिका के नंबर्स अच्छा है और हमारे भी अच्छा आ जाए, वेरी नाइस, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका के नंबर अच्छे खराब आए और हमारे अच्छे भी आ जाए तो हम ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी अंडर परफॉर्म करने का आजकल मन बना चुके हैं। मतलब हफ्ते 2 हफ्ते से हमारा कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर बेहद मजबूत है कि हमें अमेरिका के मुकाबले में कम बढ़ना है ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि उनके जितनी तेजी नहीं करनी, गिरे तो हम पहले गिर जाएं और वो बढ़े तो हम कम बढ़े। वो अंडर परफॉर्मेंस वाली चीज़ थोड़े हफ्ते 2 हफ्ते से चल रही है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के नंबर ज़्यादा ठीक रहे और हमारे नंबर अच्छे आ जाए, बहुत अच्छी बात है। बुरे तो बहुत आके ऐसा आने जैसा लगते नहीं लगते। सो कल के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है जिसके दम पर आपको आज का ट्रेडिंग सेशन तय करना है और उसमें से 3 बड़ी चीज़ें जी। तो पहली हमने अमेरिका की बात की, जो महंगाई के आंकड़े वहाँ आएंगे उसके दम पर बड़ा मुंह अमेरिका में आ सकता है, उसकी तैयारी रखो। दूसरा, अपने नंबर खुद के हैं। IIP तो देखो आजकल हम रिएक्शन ज़्यादा देते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है, किसी भी एक तरफ तेजी या मंदी की तरफ, IIP भी और CPI भी। सो दूसरा, और तीसरा, बाजार बंद होने के बाद आपको HCL टेक और इन्फोसिस दोनों के नंबर देखने। देखो TCS के नंबर देखने के बाद बाजार अभी तक मन बना नहीं पाया कि बाकी IT कंपनियों के नंबर कैसे आएंगे। करेक्ट यस। कमेंट्री से भी समझ में नहीं आया कि मतलब सेक्टर के लिए क्या कहना चाहता है TCS का मैनेजमेंट। तो मतलब वो जो अनिश्चितता वाली स्थिति है IT सेक्टर को लेकर, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, वो अब कंपनी स्पेसिफिक हो गई। सेक्टर स्पेसिफिक तो थी, अब सेक्टर का डायरेक्शन अगर सेक्टर लीडर से नहीं मिल रहा तो अब हर कंपनी के रिजल्ट पे उस कंपनी का रिएक्शन आएगा। इसलिए HCL टेक और इन्फोसिस के नतीजे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट। तो कल सुबह जब अपने 8 बजे मिलेंगे तो ये 3 चीजें होंगी अपने हाथ में। अब इन तीनों चीजों का विश्लेषण करना है कि हमारे बाजारों को कैसे, क्यों समझो HCL टेक और इन्फोसिस बढ़िया आ जाते हैं, उसके ऊपर पता चला कि
महंगाई हमारी भी खराब, अमेरिका की भी खराब, मतलब धुलाई होने के लिए भी 3 कारण है और अच्छा होने के भी 3 कारण है। राइट, करेक्ट, है ना। रिएक्शन और ऐसा है। तो उसका एडजस्टमेंट आज आपको करना है, और एडजस्टमेंट करने के लिए दिन भी कौन सा चुना आपने? एक्सपायरी। मिड सेशन ले लेते, मिड वीक सेशन ले लेते, मजा आ जाता। हाँ, तो एक्सपायरी का दिन है। हाँ। सो रोलर कोस्टर राइड हो सकती है हम्म, पिछले 2-3 दिनों की तरह। तो अपने सिंपल है, अपने को पता है रोलर कोस्टर राइड में कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है लेवल्स क्या करने हैं। लेवल्स के हिसाब से काम करना है। ठीक। तो आज के सेशन में अपने लेवल्स गोट गोट के पी लो, याद कर लो, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, डन। गॉट इट, डन। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और मैं जोड़ देता हाँ, हूँ, बताइए। क्योंकि यूजुअली तो हम रोज फंड्स की डेट बात करते हैं, बट आज सोचा कि थोड़ा पहले ही बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक्शन परेशानी करने वाला है। इस महीने साल की शुरुआत से अब तक हमने करीब 13-13.5 हज़ार करोड़ की एफआईआई की बिकवाली देखी। कल 2100 करोड़ की कैश की बिकवाली थी। परसों कल शाम को हम जब डेटा है 3200 करोड़ की निकल के आई जी, बड़ा आंकड़ा आ रहा है। और फ्यूचर्स में भी कुछ करा नहीं इन्होंने खास, तो ज्यादा जो करा है वो कैश में करा और बड़ी सेलिंग करी। पिछले साल भी जनवरी की शुरुआत में ऐसे ही कर रहे थे। ये साल भर का कोटा जनवरी फरवरी में पहले खत्म कर रहे थे। नंबर तो खराब। देखिए, ये लिक्विड ऑक्सीजन जैसा मामला हो गया। हाँ। अमेरिकी बाजारों की तेजी आपको गिरने नहीं देगी और एफआईआई की बिकवाली आपको बढ़ने नहीं देगी, है ना। यस सर। और ये आंकड़े डिस्कम्फर्ट देने वाले हैं। और आप एक चीज देखिए दीप, 2-3 बार पिछले हफ्ते और इस हफ्ते मिलाकर 3-4 बार ऐसा हुआ कि बाजार ने गैप अप देने की कोशिश की है जी, अच्छे ग्लोबल संकेत। मंडे को भी टिकते ही नहीं, है। मतलब जैसे किसी को लगता 50-100 अच्छा डर 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 सेलिंग आती है ना। तो इसका मतलब क्लियर है कि ऊपर के लेवल पर एफआईआई बेचने को तैयार। अब बेचने के रीजन क्या जी, हमारा तो ऐसा कुछ खराब नहीं है, करेक्ट नहीं है, न ग्लोबल ऐसा कुछ खराब है ना। इसका मतलब क्लियर कट कहीं कहीं कुछ एफआईआई को रिडम्पशन प्रेशर है या फिर उनका व्यू है। वो आजकल का नहीं है, थोड़ा आगे का है। और क्यों? तो रिडम्पशन प्रेशर अगर किसी का है वो अपनी जगह, वो अपने को नहीं पता। अगर व्यू है तो फिर व्यू क्यों? तो व्यू इसलिए हो सकता है कि 2023 की शुरुआत जब आप कर रहे हैं तब आप ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में सबसे कम गिरे हैं 2022 में, करेक्ट। अभी भी लाइफ हाई के आसपास है, पैसा बना हुआ है। तो फिर ऐसे में थोड़ा बहुत एफआईआई अगर 2023 में अमेरिकी बाजारों को लेकर बुलिश ना हो या एक डाउन साइड रिस्क जो बनी हुई है, तो फिर क्यों ना थोड़ा बहुत बेचकर इंतजार किया जाए। शायद ये एक व्यू हो सकता है। बट और दूसरी चीज क्या होगी दीप इसके साथ, चलो ठीक है, ऐसा पहली और आखिरी बार तो एफआईआई बेच नहीं रहे, और 2022 का तो हमारा अनुभव बहुत ही जबरदस्त रहा कि बेचो जितना बेचना है, हम 2.5 लाख करोड़ भी आपका खरीद सकते हैं। लेकिन इस बार है ना वो जोश, वो उत्साह किसी में है नहीं, किसी में नहीं। लोकल फंड्स में जितना पैसा आ रहा है लगा रहे हैं, चलो ठीक है, उनका समझ में आ रहा है। लेकिन तीसरी महाशक्ति अभी थोड़ी ठंडी बैठी हुई है। क्या होता है कि जब तक पैसा फटाफट बनते रहता है तो पैसा और आता रहता है, और जैसे है ना वो इन्वेस्ट करके इंतजार करने वाला मामला होता है ना, ऐसा छोड़ो यार बाद में देखेंगे। तो अभी है ना रिटेल की माइंडसेट थोड़ी वैसी हो रही है, तुरंत फटाफट पैसा बन नहीं रहा। हाँ, तो मजा नहीं आ रहा, इंतजार करवा रहा है, जो कि बाजार की बेसिक नेचर यही है। जल्दी पैसा बनवाना बाजार के नेचर में नहीं है। वो बन गया तो आपकी किस्मत है, करेक्ट, आपकी टाइमिंग है, वो नसीब से। बाजार का तो बेसिक नेचर यही कि आप पैसा लगाओ और इंतजार करो। यस, आई थिंक जो नए इन्वेस्टर्स उन्होंने टाइम देखना है, इन्वेस्ट करना बहुत ही बोरिंग काम है। यस, और मतलब कहते हैं, बोलते ना, अंडे देने पड़ते हैं। हाँ, बैठ के, करेक्ट। कुछ नहीं करो बस जितना, हाँ, तब जाके मतलब आपके वो काम होता है। सो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा है ना रिटेल में पार्टिसिपेशन कम है। लाइफ हाई के नजदीक होने में कौन सा हम दूर है, 18,000 और 18,800 में क्या फर्क है? ज्यादा नहीं है, लाइफ हाई के नजदीक है ना, 3-4%। 44,000 और 42,000 में क्या फर्क है? फिर भी वो उत्साह तो है नहीं है। तो इसलिए उत्साह नहीं होने का कारण ही यही कि फटाफट पैसा नहीं बन रहा। आज लो कल स्टॉक ऊपर दिखे, आज लो अगले हफ्ते दिखे, सुबह लो दोपहर में दिखे, वो वाली चीजें गायब हो गई है। यस सर, इसलिए थोड़ा सा उत्साह का, ठीक है, दिस शेल टू पास, बिल्कुल निकल जाएगा। और सामने बजट है तो बजट के पहले हम सब लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश कर ही रहे हैं आपको डराने की। हाँ। कि कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कुछ आ जाएगा, कुछ आए ना आए, माहौल एकदम ऐसा बढ़िया फर्स्ट क्लास बना हुआ है कि कोई लेने के पहले बजट है पता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पता है ना, और रहने दो। करेक्ट। तो वो जो ऐसा डर बिठा के रखा है ना, आप देखो जितने इंटरव्यू कर रहे हैं अपने बजट के, सबको एक है कोई टैक्स बढ़ना जाए, टैक्स बढ़ना। अरे भाई क्यों बढ़ाना चाहिए सरकार को?
हाईएस्ट टैक्स ऑलरेडी कलेक्शन हो रहा है, यस एग्जैक्टली ऐसे छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, इस सोच के पीछे एक प्रॉब्लम और है दीप, जी, कि इस बार क्या है, डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम कोई अभी तक इतना एग्रेसिव दिख नहीं रहा। दिखा। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरकार को डाइवेस्टमेंट कितना करना है अगले साल। अगर डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम एग्रेसिवली रखेंगे तब तो टैक्स के साथ छेड़छाड़ भूल जाओ, जी, कि उन्हीं को माल बेचना करेक्ट, है ना। करेक्ट, और अगर उनका डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम ढीला ढाला रखा कि चलो टैक्स आ रहा है, ये तो मुसीबत के लिए बेचें, जिस दिन कुछ नहीं होगा तब पीएसयू बेचेंगे, यस, राइट, यस, यस, तो फिर टैक्स में छेड़छाड़ भी हो सकती है। तो इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। आशा करते हैं कि नहीं हो वैसा। आशा भी और रिक्वेस्ट भी दोनों ही है, विनती है मत करें। चलिए चलिए ठीक है सर, बताएं फिर आज के सेटअप। संकेत ग्लोबल साइड पॉजिटिव है, एफआईएस के नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत हैं पॉजिटिव, वायदा कारोबार की न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड है पॉजिटिव। सो एक नेगेटिव, 2 न्यूट्रल, 3 पॉजिटिव। 17,775, 17,850 पहला सपोर्ट जोन आपके लिए कल भी यही था, आज भी यही है। उम्मीद की जाए, आशा की जाए कि टूटेगा नहीं, और टूटना भी नहीं चाहिए, इसके नीचे मूड खराब ज्यादा हो जाएगा। अगला सपोर्ट जोन अगर टूटता है तो ऐसे चांस कम है, 17,650, 17,725 बनेगा आपके लिए। ऊपर 17,975, 18,050 इस रेंज को टेस्ट करने की कोशिश पहले कर सकते हैं। लेट्स सी इसे पार करके टिक पाते हैं या नहीं। निकले तो 18,100, 18,150 स्ट्रॉन्ग सप्लाई और बिकवाली की रेंज बनेगी आज आपके लिए। और इस रेंज में आए तो बिना किसी की इन्विटेशन का इंतजार किए 3 बड़ी इवेंट के पहले, जो कि कल सुबह होने वाली है आपके लिए, इस रेंज में जरूर हल्का होना चाहिए। आप कोई एज अ डिसिप्लिन होना चाहिए। बैंक निफ्टी 41,725, 41,875 ये पहली सपोर्ट रेंज है आपके लिए, ये आसानी से नहीं टूटनी चाहिए। और अगर गए तो 41,575, 41,675 अगला मजबूत खरीदारी की जगह, जो हमारा पिछला बॉटम है जब 17,775 निफ्टी ने बनाया था और हमने ये बनाया था 41,575, 675 का, वो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 42,500, 42,600 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 42,675 से 42,825 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहाँ पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन भी कम करनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में शॉर्ट भी बनाए निश्चित होकर। ठीक है सर, डन। सपोर्ट लेवल्स 17,900 पे आप बंद हुए, 17,850, 825, 800 और 775। ये हर 25 पॉइंट की रेंज में 4 सपोर्ट है। इसके बाद आता है 17,725, शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। ऊपर 17,975, 18,000 और 18,025, ये 50 पॉइंट की रेंज पहला छोटा सा रुकावट का लेवल है। इसके पार 18,050, 18,100 और 18,125 तक के बड़े लेवल आपके लिए ऊपर के रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी पर लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 42,232 पर आप बंद हुए हैं। 42,125 और 42,025 दो छोटे सपोर्ट लेवल हैं। 41,875, 41,825 और 41,725 ये 3 मीडियम सपोर्ट लेवल है डीप, जो कि विजिबल है। 41,675, 41,575 आखिरी उम्मीद सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे 41,500 गया तो गई है भैंस, फिर गई पानी में, फिर प्रॉब्लम है। ओके। ऊपर 42,325, 42,400 और 500 3 छोटे लेवल है। 42,575 और 42,675 दो मीडियम लेवल है। 42,725, 825 फाइनल लेवल ऊपर की तरफ के आपके लिए बनकर आएंगे बैंक निफ्टी पर। अच्छी बात यह दीप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रुकावट के दोनों ही तरह के लेवल्स बहुत अच्छे से आसानी से साफ सुथरे निकल कर आ रहे हैं, जिसके लिए मुझे मेहनत कम करनी पड़ी है। जी, आराम से क्लियरली निकल आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ओके, डेटा थोड़ा समझाएं सर। एफआईएस तो 1% घटी है, ठीक है। इंडेक्स लॉन्ग पुट कॉल रेशियो 0.75 कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो ओवरसोल्ड था थोड़ा सा आप देख लिया, जैसे ओवरसोल्ड होता है बैंक निफ्टी देखो आप कैसे बढ़ जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है दीप, जो मैं अभी आपको स्टॉप लॉस दूंगा तब बताता हूँ। विक्स अनचेंज है। इन निफ्टी यहाँ पर 17,750 का आप इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस किए। 17,775 के लोज हमने बनाए, कल 825 तक हम नीचे आए। थोड़ी सी और रिस्क रख ले, 17,750 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों ही। बैंक निफ्टी इंट्राडे 41,700 कल का लो और क्लोजिंग 42,000। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है आप इंट्राडे भी 42,000 का रख सकते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहता हूँ। मूड तो अपना खराब है 5-7 दिन से, है ना, बराबर है। क्या आपको पता है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी ने 42,000 के नीचे क्लोज नहीं दिया, होल्ड कर रहा है। रोज नीचे जाता है 42,000, घूम फिर के ऊपर आ जाता है।
इसलिए स्टॉप लॉस 42,000। मतलब 42,000 तोड़ने को क्लोजिंग बेसिस पे तैयार नहीं हो रहा। सिर्फ एक बार क्लोजिंग मिली थी 42,000 के नीचे, वो 41,675 के आसपास की मिली थी जहाँ से हम घूमे। सो 42,000 के नीचे बंद होगा तो मामला सीरियस होगा। सो आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे जब तक आप 42,000 को तो नहीं तोड़ रहे हैं तब तक आप नए कमजोर नहीं, जितने हैं उतने हैं, है वो तो ही, फ्रेश नहीं है। ये ध्यान में, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा डेटा मुझे बैंक निफ्टी में दिख रहा है, निफ्टी में नहीं दिख रहा अभी भी। तो निफ्टी में अभी भी वो 17,800 18,100 के बीच की क्लोजिंग वाला जो चल रहा है वो चल ही रहा है, तो वहाँ अभी तक वैसी क्लैरिटी आई नहीं है। अब आइए शॉर्ट साइड पर। एक स्टॉप लॉस है 18,150। किसी को लंबा दूर का रखना है तो 18,250 रखे, अदरवाइज 18,150। और जिसको और छोटा रखना है वो 18,000 18,050। यहाँ पे आपको छूट है, जो आपको ठीक लगे वैसा स्टॉप लॉस लगाइए, आपकी मर्जी पर। ठीक है। बैंक निफ्टी 47,725 एकदम सही स्टॉप लॉस तो ये बनता है आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। जिसको छोटा रखना है क्लोजिंग बेसिस पे 100 पॉइंट नीचे का रख सकता है, सॉरी 42,725, 42,625 भी रख सकते हैं। इंट्राडे में किसी को छोटा रखना है 42,500 रख लीजिए, तो आप अपनी सुविधा से स्टॉप लॉस को चेंज कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम। ओके, नई पोजीशन आज तो दो तरह से बनाई है दीप। एक तो नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए, एक एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। जो नॉर्मल ट्रेडर्स जो कल दिया था सेम आज वो का भी डिट्टो 17,775 17,850 की रेंज में लीजिए। कल मिला आपको 825 तक मिला था। 17,700 का स्टॉप लॉस, यही आज भी रखना है। 900 925 छोटे टारगेट है, 975 18,000 और 18,050 तक के टारगेट के लिए खरीदना है। अब आइए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय निफ्टी पर। 17,775 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीद सकते हैं। 975 18,000 18,025 तीन छोटे लेवल है, 18,050 100 और 125 तीन बड़े लेवल, ये खरीदना है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज से। बेचने की राय बिल्कुल बेचना है। 18,050 से 18,125 बढ़िया रेंज है, यहाँ पर मूड माहौल को देखकर बेचना शुरू करें। ठीक है, बहुत एग्रेसिव है तो आप 18,000 पे भी मूड बना सकते हैं, लेकिन इंतजार कर लेना ठीक है। 18,050 के आसपास ज़्यादा सेफ्टी है। 125 तक बेचिए। 18,200 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 18,000 17,975 दो छोटे टारगेट, 17,925 17,902 मीडियम टारगेट, 17,850 17,825 फाइनल टारगेट। थैंक यू, इतना ही, ज़्यादा नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी दो स्ट्रेटजी है। एक तो आराम से जो ट्रेडर्स हैं खरीदना चाहते हैं शांति से 41,725 41,875 की रेंज का इंतजार करें, इस रेंज में खरीदें। ठीक है, जो थोड़ी दूर है 400-500 पॉइंट। आजकल दूर कुछ नहीं आता है, एक मिनट में 300-300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे घूमता है, तो इसलिए आ जाए तो यहाँ लेना जरूर है। स्टॉप लॉस दूर का यार यही लगाना है 41,500। ठीक है, इसके पहले नहीं है। अच्छा, हाँ यही लगाना है, क्योंकि 675 575 दो और लेवल है जो खरीदारी के लिए मजबूत लेवल है, इसलिए स्टॉप लॉस मैं दूर का दे रहा हूँ। टारगेट जो बनेंगे 42,025 और 125 दो छोटे टारगेट, 42,225 और 42,300 दो मीडियम टारगेट, बस इतने ही 4 टारगेट काफ़ी है। अब आइए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, उन्हें स्टॉप लॉस लगाना है 42,000 का और करनी है खरीदारी। 42,325 400 और 500 तीन छोटे टारगेट हैं, 42,575 675 और 725 तक के टारगेट के लिए। क्लियर है? तो कल सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए था, आज नॉर्मल और अग्रेसिव दोनों के लिए मिल रहा है। दोनों के लिए। ठीक है, अब आइए बेचने के लिए 42,575 से 42,725, ये बहुत ही बढ़िया मुंह में पानी आने वाली रेंज है बेचने के लिए। लेकिन इसी रेंज से ब्रेकआउट कभी देगा तो देगा भी, इसलिए स्टॉप आपका 42,850 पे होना चाहिए। लेकिन इस रेंज में एक चांस जरूर लीजिए बेचने का, आए तो वहाँ डरना मत। स्टॉप लॉस है ना आपके पास, फिर चांस लीजिए। कल भी जैसे 17,825 मिला आपको, 50 पॉइंट 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना, चांस लिया होता तो 100 पॉइंट बनते थे। करेक्ट। सो आपको रेंज के लोअर एंड पे चांस लेना है लेने, और रेंज के हायर एंड पे बेचना है। एक बार आपका स्टॉप लॉस किसी न किसी दिन ट्रिगर होगा जब रेंज को तोड़ देगा, ऊपर या नीचे तोड़ेगा, वो होगा। वो किस दिन होगा पता नहीं। जिस दिन होगा उस दिन लगा लेना, जब तक नहीं हो 4-5 राउंड कर मौका है ना। तो ये बेचना है आपको 42,850 का स्टॉप लॉस, 42,500 400 325 225 125 और 42,025 तक के टारगेट के लिए बिकवाली भी जरूर करें। शौक फरमाएं। कल भी सपोर्ट से अच्छी खरीदारी हमने, दोनों रोज हो रहा है दीप, रोज हो रहा है, रोज मौका मिला। हाँ, भाषण देना आसान काम है, करना मुश्किल है, इसलिए हमारा काम है भाषण देकर आपको कॉन्फिडेंस देना कि इस रेंज के लोअर एंड पे करिए। अब मतलब अल्टीमेटली क्या जो ट्रेनिंग मिलती है डॉक्टरी में कि ऐसे चीरा लगाओ, ऐसे सर्जरी करो, ऐसा ये करना तो उसी आदमी को है ना, जब तक नहीं करोगे तब हाँ, मतलब करना आपको है,
गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन होए नहीं हुए तो उस समय आपका हाथ हिले यूं। कौन सा था ना वो, मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई वैसा, हाँ वैसा, स्कैल्पल के हाँ, तो ये वाली बात। ठीक है सर, चलिए, बट सारे लेवल्स हैं सामने और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आपका बाय कॉल भी मिलने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, जीएनएससी इंडिया बुल्स बने हुए हैं। फंड्स की भी बात कर ली, काफी खराब है एफआईएस का एक्शन। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट नीचे 17,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके आसपास। 77 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। 18,000 मेक और ब्रेक लेवल ऊपर की तरफ। तो देखो 17,800 के नीचे 100 पॉइंट घट जाए तब तक आप खराब और फ्रेश नहीं है, 100 पॉइंट बढ़ जाए तब तक डांस नहीं करना है। 18,000 के ऊपर से गिनना शुरू करो तेजी, और 17,800 के नीचे से गिनना शुरू करो फ्रेश मंदी। 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर, ये आपके लिए। 18,000 पर जबरदस्त दबाकर कॉल राइटिंग है। 1,45,00,000 शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं 18,000 पर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो 18,025 को क्रॉस करके अगर आप पार करके टिकेंगे तो ही तेजी और सोचनी, नहीं तो 17,975 18,025 इस रेंज में आकर आप अटक जाएंगे। डेटा ये बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी 42,000, ये आसानी से टूटेगा नहीं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 38 लाख शेयरों का है। 42,500 आसानी से पार होगा नहीं। 33 लाख शेयर वहाँ पर है, तो ये तो क्लियर कट रेंज है। नीचे में 41,800 42,000 सपोर्ट हो गया, ऊपर में 42,500 42,700 सप्लाई जोन है। ये आपके लिए डेटा क्लियर। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा डेटा, आज की स्ट्रैटेजी और क्या क्या करना है। आइए खबरें और स्टॉक्स ये जान लेते हैं हमारे टीम के साथ। वरुण, नुपुर, अरमान, कुशल है तैयार। वरुण, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें। तो दीप, ट्रिगर्स में नतीजे आने वाले हैं जहां पे आपको नज़र रखनी है, तो एचसीएल टेक और इन्फोसिस सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है जहां पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा कैश में काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं, जिसमें आनंद राठी है, सैंट है, जीएम बेवरीज है, प्लास्टिक ब्लैंड्स, जयश्री टीएन इंडस्ट्रीज, इन सब कंपनियों पे आप रखिएगा नज़र। सीपीआई के आंकड़े आने वाले हमारे, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। दिसंबर का सीपीआई आंकड़ा आएगा, इस पर नज़र रखनी है। इसके अलावा आईआईपी के नंबर्स आने वाले हैं नवंबर के, जहाँ पे आप रखिएगा नज़र। बीसीएल इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी पिछले कुछ दिनों में देखने मिली थी। आज बोर्ड की बैठक है जहाँ पे काफ़ी सारे तरीकों से फंड जुटाने पे ये कंपनी विचार करने वाली है। जयश्री टी, बोर्ड की बैठक तो आज है जहाँ पे नतीजे आएंगे, लेकिन इसके अलावा चाय का स्टेट जो है उसके डीमर्जर पे ये कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहाँ पे नजर रखेगा। रिलायंस कम्युनिकेशन, हालांकि अब तो काफ़ी छोटा स्टॉक हो चुका है, लेकिन लेंडर्स जो है इस कंपनी के, वो आज बैठक करने वाले हैं। इस कंपनी के लिक्विडेशन पे ये विचार करने वाले, इस तरह की खबरें हैं, तो यहाँ पे नजर रखेगा। और खासकर बैंक्स पे नजर रखेगा, वो क्या कहते हैं। और आखिरी में आज एक लिस्टिंग है साहा पॉलीमर्स की, तो यहाँ पे भी रखेगा नजर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ फैक्टर्स। आइए नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आई हैं आप। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नायका, जहां पर आज एक ब्लॉक डील होने वाली है। ब्लूमबर्ग से खबर आई है कि करीबन 2.25 करोड़ शेयर्स ब्लॉक डील में हो सकते हैं। 212 करोड़ की ये डील हो सकती है। 148 के भाव पे डील होगी और करीबन 4.5% के डिस्काउंट पे आता है करंट मार्केट प्राइस से। 5 पैसे कैपिटल, जहां पे Q2 FY23 के नतीजे आए हैं वाई बेसिस, पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो नतीजे काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जो कंपनी की आय है वो करीबन 5% से बढ़कर आई और मुनाफा भी देखे तो करीबन 16 गुना इस बार बढ़कर आया, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा गिरकर इस बार नजर आए थे। टाटा मोटर्स, जहां पर जो ऑटो एक्सपो चल रहा है, वहां से टाटा मोटर पैसेंजर के जो एमडी है उनका बयान आते दिखा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 2024 में कर्व एसयूवी लॉन्च करने का उनका प्लान है और 2025 के अंत तक काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी नई ईवी लॉन्च कर सकती है कंपनी। पीबी फिनटेक, जहाँ पे आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल अब कंपनी को मिल चुका है। सब्सिडरी ने एप्लीकेशन फाइल की थी जिसके लिए उन्हें अप्रूवल अब मिल चुका है। डीबी रियल्टी, जहाँ पे रिलायंस कमर्शियल के साथ सेटलमेंट का करार किया गया है, कई चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। 31 मार्च 2025 तक रिलायंस कैपिटल कंपनी जो रिलायंस कमिश्नर है वो करीबन 225 करोड़ का भुगतान करेगी और जो सब्सिडरी है वो करीबन 214 करोड़ का भुगतान करने वाली है। ओके, तो खबरें तो काफ़ी सारी आ रही हैं, आज ब्लॉक डील भी होने वाली है। अरमान बताएं आपके पास कौन सी खबरें मॉर्निंग। जी बिल्कुल, सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा झुनझुनवाला ने, अगर आप Q3 FY23 का शेयर होल्डिंग देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। 1.61% से बढ़कर अब उनकी हिस्सेदारी लगभग 1.8% के आसपास हो गई है। रेलटेल, यहाँ पर कंपनी को एक पौंडीचेरी सरकार से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये लगभग 170 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और उसी के साथ साथ कंपनी को NMDC से ERP के लिए IT इंफ्रा और डिजिटल जो इनिशिएटिव्स हैं उसके लिए भी कंपनी को वर्क ऑर्डर जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखा है। IIFL वेल्थ, यहाँ पर कंपनी ने ये अपडेट दिया है कि नतीजों के साथ
साथ साथ कंपनी जो है नतीजे और डिविडेंड के साथ साथ 19 जनवरी को बोर्ड बैठक में स्टॉक स्प्लिट और बोनस दोनों पर जो है विचार करने वाली है। पतंजलि फूड्स, अडानी विल्मार और एफएमसीजी दूसरे अन्य स्टॉक्स है, वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी कि 1 अप्रैल से जो ड्यूटी फ्री क्रूड सोया तेल है वो इंपोर्ट जो है वो नहीं होगा और इसके चलते टैरिफ रेट कोटा जो है टीआरक्यू जिसे कहते हैं आप, उसके तहत क्रूड सोया तेल इंपोर्ट का अंतिम दिन जो रखा गया है वो 31 मार्च रखा गया है। त्रिवेणी टरबाइन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे बायबैक के लिए खबर, ये अपडेट जो डेट्स हैं वो आती हुई दिखी हैं कि 17 जनवरी को बायबैक खुलेगा और वो 31 जनवरी को जो है वो बंद होने वाला है। और अंत में बल डील में लगातार अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बिलकेयर में यहाँ पर रेखा झुनझुनवाला ने वापस जो है हिस्सेदारी बेची है, लगभग 6.7 लाख शेयर्स जो है वो लगभग बेचे हैं, 2.87% हिस्सेदारी जो लगभग 50.4 के भाव पर बेची गई। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे फंड एक्शन और खबरें आज की, बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, आइए इनके बारे में भी जानते हैं FIR में। मॉर्निंग कुशल, पहले तो कई सारी रियल एस्टेट और फार्मा पर आपके पास रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में बताएं। मॉर्निंग दीप, यस डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहले तो रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं। CLSC की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हाउसिंग अपसाइकिल है वो मीडियम टू लंबी अवधि के लिए ये पॉजिटिव रह रहे हैं। साथ ही ऑफिस स्पेस डिमांड ये रिबाउंड होने वाली है, यहाँ पर इनकी ये एक्सपेक्टेशन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए CLSC ने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म से रेटिंग बढ़ाकर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि टारगेट जो है 1523 से घटाकर 1417 रुपए के देते हुए दिख रहे हैं। फिनिक्स मिल्स पर भी CLSC की राय है अपग्रेड किया, आउट परफॉर्म से बढ़ाकर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 1688 से लक्ष्य 1711 रुपए का कर दिया है, मौजूदा भाव 1430 रुपए का है। सनटेक रियल्टी खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट 590 से घटाकर 502 रुपए की देते हुए दिख रहे हैं। शोभा लिमिटेड पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य 850 रुपए के दिए है, मौजूदा भाव 590 रुपए का है। जहां तक फार्मा स्पेस का सवाल है, सिटी की राय आती हुई दिख रही है डॉक्टर रेड्डीज पर। यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए इन्होंने टारगेट सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं, 4750 से बढ़ाकर अब 5170 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, मौजूदा भाव 4262 रुपए का है। जहाँ तक जाइडस लाइफ साइंस का सवाल है, बिकवाली की राय इन्होंने बरकरार रखी है सिटी ने, और टारगेट लेकिन 375 से बढ़ाकर 410 रुपए के करते हुए दिख रहे हैं। बायोकॉन, यहाँ पर टारगेट्स रिड्यूस किए हैं सिटी ने, खरीदारी की राय हालांकि बरकरार रखी है, 460 से घटाकर 375 रुपए के टारगेट अब ये दे रहे हैं। और साथ ही ग्लैंड फार्मा सिटी ने यहाँ पर भी बिकवाली की राय बरकरार रखी है और टारगेट्स यहाँ पर भी कट किए हैं, 1920 रुपए पहले था और अब 1550 रुपए के लक्ष्य ये देते हुए दिख रहे हैं इसमें। ओके, तो ये तो रही आपके लिए रियल एस्टेट और फार्मा, जहां पर एक बार फिर से फोकस बना रहेगा। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं कुशल? बिल्कुल, तो सीमेंट स्पेस पर भी CLSC HSBC ने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जारी की है। सबसे पहले अल्ट्राटेक पर यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। CLSC ने लक्ष्य 7200 से बढ़ाकर अब 7800 रुपए के दे रहे हैं और साथ ही HSBC ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 7900 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, 7450 रुपए से बढ़ाकर। जहाँ तक ACC पर रिपोर्ट है, वहाँ पर CLSC ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट 2500 से बढ़ाकर 2820 रुपए के किए हैं और साथ ही HSBC ने लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी रिड्यूस की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स यहाँ पर घटाए हैं, तो 2100 रुपए से घटाकर अब 2000 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको HSBC की डालमिया भारत पर रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, जहां पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 2150 से बढ़ाकर 2300 रुपए के टारगेट्स यहां पर भी इन्होंने दिए हैं। तो सीमेंट स्पेस की तो बात हो गई है, पर ITC पर नोमुरा की भी राय आ रही है, इनिशिएट न्यूट्रल किया इन्होंने, 360 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट ये ग्रेजुअल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और साथ ही जो ओवरऑल बिजनेस में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो थोड़ा सा मॉडेस्ट रह सकता है। साथ ही JP मॉर्गन की राय LNT पर भी आ रही है, लगातार पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है LNT पर, ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य 2200 से बढ़ाकर 2300 रुपए के किए हैं। अदानी पोर्ट्स, जेफरीज ने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट्स 1100 से घटाकर अब 995 रुपए के कर दिए हैं। पेटीएम पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की आई है, इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट 695 रुपीस के इन्होंने बरकरार रखे हैं। जहां तक LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात है, अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए 3000 के टारगेट दे रहे हैं, मौजूदा भाव 3628 रुपए का है। और अंत में टाटा इलेक्साई पर यहाँ पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, 4400 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। और कॉनकॉर पर भी मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 620 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, मौजूदा भाव 721 रुपए का है। तो ओवरऑल ये सारी रिपोर्ट्स है। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स है और सारी के सारे FI ब्रोकरेज अब फुल फ्लेज रिपोर्ट निकालने के मूड में है, नतीजों के पहले भी नतीजों के बाद भी। तो ढेर सारी रिपोर्ट्स, इन पर रहेगा पूरा एक्शन और इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है पिक ऑफ द डे का।
हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप। अनिल जी, पिक ऑफ द डे रहेगी एक पीएसयू कंपनी TFCI लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका 94 रुपए का कल का क्लोज है। और कल का क्लोज के साथ साथ एक कंफर्मेशन आता हुआ नजर आया है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 105 रुपए तक का पहला टारगेट है, जो कि मुझे लगता है कि आज या कल तक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है स्टॉक 115 रुपए तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो TFCI आज के लिए मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, TFCI टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आइए कुणाल जी का भी ऑडियो टेस्ट किया जाए। कुणाल जी सुप्रभात, जरा हेलो या गुड मॉर्निंग बोल के बताएं सर, गला कैसा है? अनिल जी सुप्रभात। दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी क्या विचार है, कुछ सुधार नजर आ रहा है? दिखने में तो ठीक है, सुनने में अभी भी वक्त लगेगा। बताएं सर जल्दी से पिक ऑफ द डे। अनिल जी खरीदारी की राय है। स्टॉक मैंने ऐसा चुना है जिसकी बात हम आमतौर पर नहीं करते हैं, हालांकि मैंने और राकेश जी ने पहले इसको 10 की कमाई में एक बार रेकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया के चार्ट पर हमने कल एक बहुत जबरदस्त मूव देखा, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया, तो ऑयल इंडिया खरीद करके चलना है। स्टॉप लॉस 216 का है, पहला टारगेट 230 रुपए का, दूसरा टारगेट 236 रुपए का है। ओके, ऑयल इंडिया में करनी है खरीदारी, ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी अपडेट है, कल आपने आदेश दिया था कि कुणाल जी के पास हल्दी का जूस ले जाएं, तो अनिल जी एक दोस्त तो मैं पिलाया है अनिल जी, उसको स्टोर नहीं करते, फ्रेश निकालना पड़ता है, और साथ में फ्रेश हल्दी अनिल जी उनको देके आया। और कुणाल जी मेरे साथ ग्रेटर नोएडा जाने से बचने के लिए अनिल जी जब बाहर निकले तो ऊन की टोपी पहनी हुई थी और ऐसे शो करा कि काफी तबीयत खराब है, और अब तो अनिल जी काफी फिट लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है गला भी उनका ठीक है, वो कल मेरे साथ गए नहीं तो इसलिए थोड़ा सा आवाज को भारी करके बोल रहे हैं अनिल जी। ना गला तो खराब है, वैसा मतलब कोई बीमार हो उसके साथ में बंसल जी सहानुभूति रखे, आदमी जल्दी ठीक होता है, थोड़ा उसका मतलब दुख दर्द में भागीदारी बने। आपको ऑब्जेक्शन लेने के लिए जिंदगी भर बहुत सारे मौके देंगे कुणाल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी मुझे इतना अच्छा अभिनेता मानने के लिए बंसल जी का धन्यवाद। अच्छा हुआ सुमित जी नहीं आए अभी तक, नहीं तो सुमित जी के तो इरादों में पानी फिर जाता, क्योंकि मेरे से भी बढ़िया बढ़िया एक्टर हैं। जी बंसल जी बताएं सर। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है NMDC, जिसने कल अप्रैल 2022 के हाइस को तोड़ा है। 123 रुपए 50 पैसे, 123.5 का स्टॉप लॉस, 136 से लेकर 138 के टारगेट जोन के लिए NMDC पे खरीदारी की है। तो ये है 136 और 138 के टारगेट के लिए NMDC में खरीदारी करने की राय ली जाए। किरण जी से भी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत अच्छा रुझान कल देखने को मिला, तो एक कैश मार्केट का स्टॉक ऑयल इंडिया, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 215 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 237 पोजिशनल टारगेट रहेगा, 2 से 3 दिन लग सकते हैं, पर एक बहुत अच्छा रुझान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिल रहा है। इसलिए किरण जी और कुणाल जी दोनों को ही ऑयल इंडिया आज पसंद है। टारगेट भी लगभग सेम, स्टॉप लॉस भी लगभग सेम, लेकिन जाहिर सी बात है कुणाल जी का गला खराब था तो किरण जी से कल बात तो नहीं की होगी। एक का गला खराब है, एक को जुकाम है। हाँ दोनों ही, और दोनों इसीलिए हो सकता है इस बीमारी में ऑयल इंडिया ज्यादा याद आता हो। तो चलिए दोनों को एक स्टॉक आया है पसंद। आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी कल तो एक अनएक्सपेक्टेड अच्छी तेजी हो गई यूएस मार्केट्स में, इंटरनेशनल क्यूज आज पॉजिटिव है। मुझे लगता है बाजार भी SGX निफ्टी भी दिखाई दे रहा है कि थोड़े गैप अप खुलेगा, तो मुझे लगता है बाजार में पॉजिटिव रहना चाहिए। अनिल जी खरीदारी करने की सलाह, जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे रहेगा वो एक मेटल स्टॉक है, हिंडाल्को में खरीदारी करने की सलाह है। कल 490 पे बंद हुआ है, मेरा इसमें आज का टारगेट है 505 का, स्टॉप लॉस रखना 487 का, छोटा स्टॉप लॉस है। अनिल जी कल खबरें आई कि वैसे भी मेटल सेक्टर पिछले 2-3 दिनों से बहुत अच्छा कर रहा है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी इंटरनेशनली काफ़ी बढ़े हुए हैं, बट एक सऊदी अरबिया की एक माइनिंग कंपनी है जो कि वहाँ की गल्फ की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, जिसमें अल्कोआ का भी 25% स्टेक है,
उन्होंने अपने कुछ एल्यूमिनियम स्मेल्टर बंद करे हैं, तो उसके कारण प्रोडक्शन में कटौती होगी, तो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है एल्यूमिनियम के प्राइसेस में देखने को मिलेगा। और वैसे भी सेक्टर फोकस में है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए आज के लिए। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय आज हिंडाल्को में पिक ऑफ द डे के तौर पर। बताएं सेठी साहब, वायदा कारोबार के और कौन से शेयर हैं जो आपको पसंद है आज के लिए? बिल्कुल अनिल जी, 4 और स्टॉक देने हैं। दूसरा स्टॉक भी इसी थीम पे है, नाल्को, उसमें भी खरीदारी करने की सलाह है फॉर द सेम रीजन। 85 पे कल बंद हुआ है, 90 का टारगेट है और 82.5 8250 का स्टॉप लॉस। और तीसरा स्टॉक भी एक मेटल स्टॉक है, हिंदुस्तान कॉपर पे खरीदारी करनी है। कॉपर के प्राइसेस भी जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने एक तोड़फोड़ तेजी देखी है कॉपर के प्राइसेस में, कल भी बढ़े हैं। और जिस तरह से भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक चलन होता जा रहा है, कल ऑटो एक्सपो में हमने देखा कई सारी गाड़ियां लॉन्च हुई है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कॉपर का कंजम्पशन बढ़ता है, तो मुझे लगता है कॉपर कुड बी गुड स्टोरी। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 132 का टारगेट, 121 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक है ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स। अगेन कल ऑटो एक्सपो में इसने भी 2 एसयूवीज लॉन्च करे हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च करे हैं। जो इनका मॉडल है हैरियर, फिर सियरा, इनको भी एसयूवीज इलेक्ट्रिक एसयूवीज इनके लॉन्च करे हैं, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव लगता है। और वैसे भी पिछले 2 दिनों में एक अच्छी तेजी हुई है, चाइना की रीओपनिंग का फायदा, फिर ग्लोबल सेल्स के जो नंबर आए उसका फायदा, तो आज भी ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। इसमें 425 का टारगेट, 414 का स्टॉप लॉस। और फाइनली गोल्ड में भी अच्छी तेजी है, तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज भी अच्छा कर रही है, मुझे वहां से मनप्पुरम अच्छा लग रहा है और इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 126 का टारगेट है, 119 का स्टॉप लॉस रखना। तो ये है आपके लिए 4 और पिक्स। नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, यानी कि मेटल्स पर बुलिश है सेठी साहब। हिंडाल्को के साथ साथ टाटा मोटर्स एक सदाबहार स्टॉक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और मनापुरम जनरल फाइनेंस, ये एक और स्टॉक है जहाँ पर तेजी करके चले आप। ये राय सेठी साहब की तरफ से राय ली जाए। पालिया साहब से भी तैयार है हमारे साथ। सुप्रभात पालिया साहब, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो पिक ऑफ द डे रहेगी LIC हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक में हमने पिछले 3-4 सेशन में करेक्शन देखा। स्टॉक में जो करेक्टिव मूव था ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने ये सेकंड अटेम्प्ट किया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखी है। जिस तरीके के सेटअप LIC हाउसिंग फाइनेंस के, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में आते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 415 420 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 397 के आसपास। ओके, तो 397 के स्टॉप लॉस के साथ LIC यहाँ पर आपको करने की है राय। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कल हमने देखा था एंड ऑफ ट्रेड एक अच्छा स्पाइक आया था इस काउंटर में और आज पालिया साहब के रेडार पर भी है। डेज हाई के आसपास कल बंद होते हुए दिखा था। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर रखनी है नज़र। सेठी साहब, आज सुबह ही खबर आई है नाइका, यहाँ पर आप एक ब्लॉक डील होते हुए देख सकते हैं। कल की क्लोजिंग से करीब 4.5% के डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील होगी। 148 का फ्लोर प्राइस रखा गया है। करीब 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स ब्लॉक पर होने वाले हैं। नाइका पर कोई राय सर? रिसेंटली तो एक रिबाउंड रहा है, बट जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद थोड़ी तेजी के बाद गिरा है, स्टॉक स्प्लिट के बाद और ज़्यादा गिरा है। अब नाइका पर क्या राय है सर? देखिए दीपांशु, एट बेस्ट ये स्टॉक एक ट्रेडिंग के लिहाज से एक प्ले किया जा सकता है, बट अभी भी इस स्टॉक के डिटेल्स देख रहा था, फंडामेंटल्स देख रहा था, अभी भी ये इतनी भारी गिरावट, मतलब 300, 350, 300, 350 के जो हाइस थे वहां से करेक्ट होकर आधा हो गया है। बट आज भी इस कंपनी की मार्केट कैप 45,000 करोड़ है और लास्ट ईयर का मैंने प्रॉफिट देखा सिर्फ 41 करोड़ का पैट था। या आप इस हाफ ईयर का भी देखेंगे, सितंबर तिमाही जा चुकी है, तो सिर्फ 11 करोड़ का पैट है इस कंपनी का और उस पर 45,000 करोड़ का आज भी मार्केट कैप है। तो मुझे अभी भी स्टॉक तो बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है। तो फंडामेंटल्स के लिहाज से लॉन्ग टर्म तो कोई इसमें अभी भी निवेश करने की सलाह नहीं रहेगी। बाकी 148 के लेवल पे अगर आज मिलता है तो वापस एक बाउंस बैक आ सकता है, तो ट्रेडर्स के लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए। दैट्स माय कॉल। तो ये है आपके लिए नाइका, जहां पर आपको रखनी है नजर। ब्लॉक डील होने वाली है, इस पर रखेंगे नजर, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। नाइका के साथ साथ एक और न्यू एज कंपनी PB फिनटेक, ये भी रेडार पर रहने वाली है। RBI से अकाउंट एग्रीगेटर के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी इन्हें मिली है। इनकी सब्सिडरी को 3 फरवरी को कंपनी, पिछले साल कंपनी ने बताया था कि इन्होंने अकाउंट एग्रीगेटर, NBFC अकाउंट एग्रीगेटर के लिए अप्लाई किया था। तो PB फिनटेक कल ये भी थोड़ा एक्शन में दिखा, हालांकि उतनी बड़ी मूव इस पर नहीं आई थी। पालवे साहब एक बार देखेंगे PB फिनटेक के चार्ट को सर?
दीपांशु जी, पिछले 3 वीक से अगर हम देखें तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है। एक रेंज में अटका हुआ है। स्टॉक का हायर बैंड जो है वो करीब है 480 485 के आसपास। ये लेवल का अगर ब्रेकआउट हायर साइड पे होता है तो स्टॉक में एक अच्छा यहाँ पे अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 515 520 की तरफ भी लेके जा सकता है। आगे अगर हम नियर टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में जो एक अच्छे सपोर्ट बने हुए करीब 450 455 के जोन में है। तो जिनके पास पोजीशन है उनके लिए सलाह होगी 455 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें पोजीशन को। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करें। 480 का अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो वहाँ पोजीशन बनाए लॉन्ग साइड के, और फिर अपसाइड के टारगेट 515 520 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो पीबी फिनटेक नायका दोनों पर रखिएगा नजर। ऑफकोर्स नायका में तो बड़ी ब्लॉक डील होने भी वाली है। एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। एक बार फिर से टाटा मोटर्स पर बहुत सारी कमेंट्री आई है इनकी परफॉर्मेंस को लेकर, जो कल नए लॉन्चेस इन्होंने करे हैं, आगे ईवी के प्लान्स को लेकर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्पेस में भी ये कुछ प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। स्टॉक भी अच्छे एक्शन में रहा है। हिमांशु जी, टाटा मोटर्स अपना मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है सर? माफ कीजिएगा हिमांशु जी के थोड़ा ऑडियो ड्रॉप है। सेठी साहब के तो रेडार पर है ही, 425 के लेवल सेठी साहब ने भी दिए हैं। टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर एक्शन अच्छा बना हुआ है। सेठी साहब, टाटा कम्युनिकेशन, इस पर एक बार आपसे भी राय लेनी, पहले भी कई बार डिस्कस हुआ है। रेखा झुनझुनवाला ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, हमारे भी रेडार पर है। इस साल ऑलरेडी 10-12% की रैली दिखा चुका है। क्या चल रहा है सर टाटा कम्युनिकेशन में? बिल्कुल दीपांशु, एक जबरदस्त स्टॉक है। कई बार मैंने रिकमेंड किया और मुझे जहां तक याद है अनिल जी के जो स्पेशल 25 में भी ये स्टॉक रहा है। एक धुआंधार, एक बहुत ही शानदार तेजी पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखी है। और आज ये जो खबरें हैं रेखा झुनझुनवाला जी ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव। और वैसे भी अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके जो प्रोस्पेक्ट्स है, जिस तरह से 5G रोल आउट हो रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत अच्छा करेगा। तो कोई भी डिक्लाइन स्पेस पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और इसके साथ तेजस नेटवर्क भी अच्छा लगता है, जो इनकी ग्रुप कंपनी है और सिमिलर से स्पेस में है। तो मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए और कोई भी दिन डिक्लाइन स्पेस पे खरीदारी करने की सलाह। तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन। डिक्लाइंस पर खरीदारी करें। ऑफकोर्स वो मिल नहीं रहा है क्योंकि रोज हम देख रहे हैं अच्छी मूव आ रही है, और कल तो एंड ऑफ ट्रेड आखिरी 1 घंटे में एक बढ़िया स्पाइक आपको दिखा था। ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। एक बार जरा इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आज के ट्रेड के लिए हो सकते हैं वो भी एक बार जान ली जाए। किरण जी, आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं जो पिछले रिसेंट दिनों में तेजी दिखी है इसमें? कल एक बहुत शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला सेकेंड हाफ में। 1385 लेवल था, तो 1385 के जब तक ऊपर है तब तक तेजी की बात करनी चाहिए। मेरा मानना है ये पोजिशनली 1550 की तैयारी हो रही है, तो थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तो इसमें बाय करके चलना चाहिए। लगभग 1400 1395 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल पोजिशंस ऐड करनी चाहिए। और पोजिशनली 1550 की तैयारी हो रही है, तो वो टारगेट्स मान के चलिए। तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस, जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। टाटा मोटर्स यहाँ पर भी रखनी है नज़र। दोनों काउंटर्स आपके रेडार पर रहने चाहिए। रेलटेल यहाँ पर ऑर्डर विन भी मिला है, ये काउंटर भी आपको रेडार पर आते हुए दिख सकता है। करीब इंटीग्रेटेड कंपाउंड कंट्रोल सेंटर के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है पुडुचेरी सरकार से। 170 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर इनको मिलते हुए दिखा है। तो इंपॉर्टेंट काउंटर है, ये भी फोकस में आ सकता है। बंसल जी, एक बार रेलटेल का चार्ट देखें सर। कल 125 के लेवल पर क्लोज हुआ था, करीब 1.25% ऊपर। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है, और जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स में रैली देखने को मिली है रेल से जुड़े हुए, इसके अंदर उस इंटेंसिटी की रैली नहीं आई है, बट रैली बनेगी। तो जिनके पास है दीपांशु, पहले तो बने रहने की राय है। और टेक्निकली मुझे लगता है 120 रुपए एक अच्छा बेस है, और नियर टर्म में 144 145 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की राय है रेलटेल में। रेलटेल में खरीदारी करने की राय, और रेलवे स्टॉक्स मजबूती के साथ हर निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश करते हुए। आइए अब मुलाकात की जाए सुमित जी से। सुमित जी, सुप्रभात। आ गए हैं आप? जी अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आ गया अनिल जी। आपके देरी से आने का कितना बड़ा नुकसान आपको हो सकता था, आपको पता है? कैसे अनिल जी, क्या? ये अभी अभी बंसल जी ने कहा कि कुणाल जी बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, सुमित जी से भी बेहतर। वो डायरेक्टली नहीं बोला सुमित जी से बेहतर, इनडायरेक्टली बोला है। तो इसलिए थोड़ा आपको अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है, बंसल जी से भी और कुणाल जी से भी। बिल्कुल अनिल जी। हाँ, बस इसीलिए ध्यान रखिएगा। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। जी अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे थोड़ा मेटल सेक्टर के अंदर मजबूती बरकरार है। तो मेटल सेक्टर के अंदर JSW स्टील चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है।
जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव बनना चाहिए। 735 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, 735 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, इसके अंदर खरीदारी करना है। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें और यहाँ से ऊपर की तरफ 775 रुपए तक का मूव जेएसडब्ल्यू स्टील में ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। 775 का लेवल भी टूट सकता है और 790 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकता है। तो 735 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 775 790 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पर सुमित जी का भरोसा है। सारे काउंटर्स मेटल्स के मूव में है। सेठी साहब ने भी हिंडाल्को नैल्को की बात करी है और जेएसडब्ल्यू स्टील तो रेडार पर आ ही रहा है। कल हमने देखा अच्छी मूव थी, टाटा स्टील भी अच्छी मूव कर रहा है, सेल पर भी आप मूव बढ़िया आते हुए देख रहे हैं। तो ये पूरा स्पेस वापस रेडार पर रहना चाहिए। रियल एस्टेट पैक भी वापस रेडार पर आ रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल, सनटेक, शोभा, मैक्रोटेक, इन सभी पर इनका व्यू है। सेठी साहब, एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपका व्यू जानना चाहूंगा। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म अपग्रेड किया है अंडर परफॉर्म से, पर टारगेट कम किया है, 1523 से घटाकर 1417 किया है। हालांकि करंट लेवल से वो भी अच्छा अपसाइड है। कैसे देखते हैं सर गोदरेज प्रॉपर्टीज को? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, विद इन द रियल एस्टेट स्पेस एक बेहतरीन स्टॉक है, प्रिफर्ड बेट होगा। और जिनको रियल एस्टेट स्टॉक्स में निवेश करना है, गोदरेज प्रॉपर्टीज वुड बी द बेस्ट बेट। इसके अलावा भी मुझे लगता है डीएलएफ है, शोभा है, ओबरॉय रियल्टी है या फिनिक्स मिल्स है, इन सब स्टॉक्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। बट ऑल इन ऑल सेक्टर अच्छा लग रहा है और विद इन द स्पेस गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अच्छा स्टॉक है जिसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ओके, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की राय आपके लिए आती हुई रियल एस्टेट शेयरों में। आइए